हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र पारेता फ्रॉम रेजोनेंस कोटा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 फरवरी 2023 का जो शिफ्ट 2 का जो पेपर है फिजिक्स का मेमोरी बेस्ड, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स O1 and O2 आर प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एज शोन, फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। हमें दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो इमेजेस ये बनाएगा, स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर, उन दोनों इमेजेस के बीच का सेपरेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उसको लिख लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है, ये इमेज की लोकेशन पता करने के लिए काम आता है। इसको हमें दो बार यूज करना पड़ेगा, एक O1 के लिए और O2 के लिए। सबसे पहले फॉर O1 जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए डेटा में दे रखा है u, यहाँ पे विद साइन हमें पुट करना पड़ेगा, u की वैल्यू -15 पुट करनी है। और इस मिरर की जो फोकल लेंथ है हम लिख लेते हैं। मिरर के लिए हमें डेटा इसके अंदर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी 40 है, तो ये 40/2 यानी ये 20। तो इसको जब विद साइन लिखेंगे तो वहाँ -20 लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू -15 है, इक्वल्स टू 1/f, और f जो है वो -20 हो गया है। तो यहाँ से 1/v इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/20। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 60 4 - 3 यानी 1/60, यानी फाइनली जो v की वैल्यू है वो है 60 सेंटीमीटर। प्लस में 60 आया, प्लस में 60 का मतलब यानी इस O1 की जो इमेज बनेगी वो यहाँ से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। तो ये 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इस O1 की इमेज बनेगी। इसके बाद हम आते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे। इसके लिए भी फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अगेन सेम फॉर्मूला, 1/v, u की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है -25, तो ये और ये -20। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 1/v इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1/20, 1/v इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 माइनस ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू -1/100। सो v की वैल्यू आ गई है -100। v आया अपने पास -100, इसका मतलब इस O2 की जो इमेज बनेगी वो इस साइड बनेगी, नेगेटिव साइड, यानी इन फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। तो एक इमेज हमें यहाँ पे मिली है इस जगह और एक इमेज यहाँ पे मिली है, इसको I2 लिख सकते हैं और इसको I1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में दोनों के बीच का सेपरेशन पूछा है तो ऑब्वियस दिख ही रहा है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 100 प्लस 60 यानी 160 सेंटीमीटर। दोनों इमेजेस के बीच का सेपरेशन है 160 सेंटीमीटर, और ये हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो यहाँ पे विद कैलकुलेशन पूरा फाइनली आंसर अपना आ गया है 160 सेंटीमीटर। तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, इफ F इक्वल्स टू 3y² + y न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल along y direction, then work done by the force from y equals to 2 to y equals to 5। ये एक वेरिएबल फोर्स के वर्क डन का क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि जब भी वेरिएबल फोर्स के वर्क डन के लिए कैलकुलेशन होगी तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F dy, और F की वैल्यू हम लिख देंगे 3y² + y और ये dy। लिमिट लगानी है फ्रॉम 2 to 5। बस इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 3y² का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा y³ प्लस, और y का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा y²/2, लिमिट फ्रॉम 2 to 5। बस यहाँ पे हमें एक बार अपर लिमिट पुट करनी है और माइनस फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करनी है। तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान है, हम इसको पुट करके और सॉल्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर। तो इसको चेक कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। तो इसमें जो ऑप्शन हमें आंसर शो हो रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 है, इसको चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट सम एंगल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है।
इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है किसी एंगल पे पार्टिकल को थ्रो किया है, सपोज थीटा एंगल पे विद वेलोसिटी v, और इंफॉर्मेशन जो हमसे मांगी है पूछी है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, यानी इस पॉइंट के लिए इंफॉर्मेशन हमसे पूछी है। तो चेक करते हैं क्या क्या है। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो हाईएस्ट पॉइंट पे तो जीरो हो ही जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे इस पे जाना, इसमें हाइट अब जो बढ़ना बंद हो गई है पार्टिकल की, हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल चला गया है तो वहां पे इसकी वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट वो जीरो हो जाएगा। यानी जो नेट वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो केवल हॉरिजॉन्टल में ही होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो इनकरेक्ट हो गया है। सेकंड में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचता है, वो जीरो नहीं होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी इसका गलत है। थर्ड में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। जैसे जैसे पार्टिकल हाइट पे जाता है ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियस है कि ये पॉइंट हाईएस्ट जो है हाइट वाला है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो अभी तक तो ये थर्ड ऑप्शन ही अपना करेक्ट है। फोर्थ में लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। उसने पूछा है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जितनी इसकी मैक्सिमम होगी क्या उसकी हाफ ही काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? तो ऐसा कह नहीं सकते हम। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे वो आ जाएगी हाफ m और यहाँ की वेलोसिटी, और यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा होगी। तो ये हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो करेक्ट आंसर इससे आएगा। इसमें लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो ये कंफर्म नहीं है, वो थीटा पे डिपेंड करेगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट है। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। फाइंड I1 प्लस I3 अपॉन I2। इसमें जो करंट समय दे रखी है I2 इसमें है, I1 इसमें, I3 इसमें है, और हमें चेक करना है कि इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक एक करंट फाइंड करनी पड़ेगी पहले। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, सर्किट हमें दिया हुआ है। इसके लिए हम कोई भी मेथड अपना सकते हैं। सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल हम जीरो ले लेते हैं, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ले लेते हैं जीरो। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 20। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 30 हो जाएगा, इसका भी 30 हो जाएगा और इसका भी 30 हो जाएगा। इस पॉइंट का 0 है, इस पॉइंट का 0 हो जाएगा, इस पॉइंट का 20 हो जाएगा। अब ये दोनों रेजिस्टेंस 10-10 ओम के जो है पैरेलल में, तो 10 और 10 हो गया 5, यानी 30 और 20 के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना आ जाएगा? तो करंट जो निकलेगी इस वाली ब्रांच में वो कैसे निकलेगी? 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 अपॉन 5। तो यहां से ये आ गया अपने पास में 10/5 यानी 2 एम्पियर। तो ये जो करंट इधर से आ रही है ये है 2 एम्पियर की। अब चूंकि दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है, दोनों में आइडेंटिकल करंट फ्लो होगी, यानी ये जो I2 की वैल्यू होगी वो भी I2 भी अपने पास में आ गया है 1 एम्पियर, I1 की वैल्यू भी आ गई है 1 एम्पियर। अब हमें लिखना है I3। तो I3 की जो वैल्यू वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर 0 इधर 30 है, तो जो I3 होगा वो कितना हो जाएगा? I3 इक्वल्स टू 30 माइनस 0/10, यानी ये हो जाएगा 3 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू अपने पास में आ गई है 3 एम्पियर। बस वहां पे अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो I1 प्लस I3 अपॉन I2 इक्वल्स टू I1 की वैल्यू 1 है, I3 की वैल्यू 3 है और I2 की वैल्यू 1 है। तो इसका आंसर आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो ये भी एक आसान सा सवाल है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 0.25 जूल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला u की वैल्यू पुट कर देंगे 0.25 हाफ, k हमें फाइंड करना है और x की वैल्यू पुट कर देंगे। x यहाँ पे हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं 0.1 और ये इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, काफी आसान सी कैलकुलेशन है। ऑप्शन चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये अपने पास ऑप्शन इसका जो आना चाहिए यानी 50 इसका आंसर आना चाहिए। स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं इजीली, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ ट्रेन मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड अप्लाइज ब्रेक्स टू स्टॉप अ स्टेशन
to stop at a station when train is 500 meter away from the station. Another train moving with same speed applies brakes with same retardation as previous train. यानी दोनों की retardation same है. If the train is at a distance of 250 meter from a station, when brakes are applied, then velocity of train with which it crosses the station will be. ओके इसमें दोनों ट्रेन्स के लिए हमें इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी. सबसे पहले फर्स्ट ट्रेन के लिए जब इक्वेशन यूज करेंगे तो उससे रिटार्डेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो उसको सॉल्व करते हैं. देखिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें यही इक्वेशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी. वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s. उसमें लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और टू स्टॉप यानी फाइनल वेलोसिटी हमें 0 लिखनी है. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी लिख देंगे 0. इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है 20 प्लस 2. एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस है 500. तो यहां से ये 2 इंटू 500 इक्वल्स टू आ जाएगा -20 इंटू 20. तो ये अपने पास यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. ए विल बी -20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 500. ओके तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास वैल्यू आ रही है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में. यानी जो ट्रेन का रिटार्डेशन है वो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. अब इसी रिटार्डेशन को सेकेंड ट्रेन के लिए भी हमें यूज करना है. बस उसमें पूछा उसने ये है कि अब वो 250 मीटर की डिस्टेंस पे है स्टेशन से, तो अगर उसको उतना ही रिटार्डेशन दें और इतनी ही सेम इनिशियल स्पीड से दें उसको चलाएं तो वो कितनी स्पीड से उस स्टेशन को क्रॉस करेगी. अगेन सेम इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी. अगेन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s. फाइनल वेलोसिटी अब की बार निकालनी है कितनी स्पीड से ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को या उस स्टेशन को क्रॉस करेगी. यहाँ पे जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी हमें 20 ही यूज करनी है. 20 प्लस 2 और एक्सेलरेशन हमें वो यूज करना है माइनस में 0.4 और अब की बार जो डिस्टेंस यूज करनी है इनटू वो डिस्टेंस हमें यूज करनी है इसमें 250. तो यहाँ पे लिख देंगे 250. तो इनिशियल वेलोसिटी 20 है. 20 का स्क्वायर रिटार्डेशन यूज करना है -0.4 यहाँ पुट कर देंगे और डिस्टेंस यूज करनी है 250. तो 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -0.4 इंटू 250 इसको सॉल्व कर लेंगे. इससे इजीली v की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन कर सकते हैं. काफ़ी आसान सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. तो इससे अपना आंसर इसमें आना चाहिए 3rd. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है 2 planets A and B have radius in the ratio 1:3 and ratio of their escape speeds from surface is 1:2. Find the ratio of acceleration due to gravity at that surface. इसमें हमें एस्केप वेलोसिटी, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है. एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज VE इक्वल्स टू √2gr. ये हमें इसमें यूज करना है. हमें किस किस का रेशियो दे रखा है? एक तो रेडियस का रेशियो दे रखा है और एक एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो दे रखा है. तो हमें निकालना है कि वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसका रेशियो क्या होगा. तो हम लिख सकते हैं इसमें v1/v2 इक्वल्स टू √g1/g2 इंटू r1/r2. जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं. v1/v2 जो दे रखा है एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो वो 1/2 है g1/g2 तो हमें फाइंड करना है और जो r1/r2 है वो हमें दे रखा है 1/3. तो यहां से अपने पास g1/g2 की जो वैल्यू आ जाती है वो है 3/4. तो फाइनली अपना आंसर आ गया g1/g2 इक्वल्स टू 3/4. काफी आसान सा सवाल है ये भी. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg कैन मूव. रफ सरफेस दे रखा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है हमें 0.5. तो ये भी एक आसान सा सवाल ही है. जैसे FBD बना करके हमें इक्वेशन लिखनी है तो इसको आगे बढ़ाते हैं. इसमें हमें m की वैल्यू दे रखी है 10 mg. ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल रिएक्शन और पीछे की तरफ जो आएगा वो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा. F के हम 2 कंपोनेंट कर लेते हैं. F का एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा F cos 30 यानी √3 F/2 और जो इधर वाला कंपोनेंट होगा F sin 30 वो हो जाएगा F/2. सबसे पहले वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करवा लेते हैं. तो वर्टिकल में इक्वेशन बनेगी n + F/2
इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन हमें मिलेगा mg माइनस f/2। तो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी उसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू n, और n की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है। अगर इसमें कंडीशन हमें दे रखी है, पूछा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगाएं कि ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए, तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे उसकी कंडीशन बनेगी F cos 30, यानी ये वाला जो फोर्स है, फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सरफेस के पैरेलल, वो इसको स्लाइड करवाएगा। दिस फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू एन। म्यू और नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ पे, वो है mg माइनस f/2। बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहां से हमें मिल जाएगा √3 f/2 प्लस म्यू f/2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू mg। यहां से f/2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस म्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू mg। तो f शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू mg अपॉन, ये 2 भी है, अपॉन √3 प्लस म्यू। फाइनली हमें ये एक्सप्रेशन मिला है 2 म्यू mg अपॉन √3 प्लस म्यू। यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.25, मास हमें दे रखा है 10 kg, और g की वैल्यू हम यूज कर लेंगे इसमें 10। तो पूरा डेटा हमें दे रखा है वो पुट करेंगे, तो यहाँ पे f की वैल्यू हमें, जो मिनिमम वैल्यू है जिसकी वजह से फोर्स स्लाइड कर पाएगा, जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर पाएगा, हमें मिल जाएगा। तो ये भी एक तरह से फ्रिक्शन का एक आसान सा सवाल है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1, अ मेटेलिक होलो एंड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस चार्ज टू अ सेम पोटेंशियल गेन्स डिफरेंट चार्ज। सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस। पहले स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि एक होलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, सेम रेडियस के हैं। अगर दोनों को हम सेम पोटेंशियल तक चार्ज करेंगे, A metallic hollow and metallic solid sphere of same radius charged to same potential, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम रखेंगे तो क्या उन पे चार्ज जो है वो डिफरेंट चार्ज आएगा क्या? नहीं, उन पे चार्ज भी सेम ही आएगा। पोटेंशियल जो होगा दोनों का, क्योंकि दोनों मेटेलिक स्फीयर्स दे रखे हैं, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है, तो दोनों पे जो हम चार्ज देंगे वो अंदर तो रहेगा ही नहीं, वो केवल आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी दोनों के लिए फॉर्मूला लगेगा V इक्वल्स टू KQ/R। तो अगर दोनों का V सेम है, दोनों का R सेम है, तो दोनों पे चार्ज भी सेम ही आएगा। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है, तो पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत हो गया है। सेकंड में लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस है, बिल्कुल सही है। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है R/K, यानी 4πε0r, यानी वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। तो ये लिखा है अपने पास फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन में भी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1, अ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज मच बेटर देन वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट लग रहा है हमें, वो पहला स्टेटमेंट पहला रेजिस्टेंस दे रखा है 400 और दूसरा दे रखा है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जिस भी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वोल्ट मीटर हम किस तरह से बनाते हैं, गैलोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो ज़्यादा अच्छा वोल्ट मीटर वो बनेगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो पहला वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस 400 है और बाद में दे रखा है 100, तो 400 ओम रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर ज़्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में दे रखा है करंट पासिंग थ्रू 400 ओम वोल्ट मीटर इज लेसर एज का, बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, हम किसी भी ब्रांच में अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पैरेलल में, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करंट इस मेन ब्रांच से पास हो, इससे कम करंट पास होनी चाहिए, उसके लिए इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस होगा उतनी कम करंट इसमें फ्लो होगी, तभी वोल्ट मीटर अच्छा माना जाएगा। तो वही स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही और एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस π/10 व्हेन करंट इज 3 एम्पियर। एक सेमी सर्कुलर रिंग दे रखी है, यानी हाफ रिंग दे रखी है, हाफ रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। काफी आसान सा सवाल है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/4r, और इसमें हमें जो करंट की वैल्यू दे रखी है वो 3 एम्पियर है, और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है π/10
10, दोनों ही हमें वैल्यूज दे रखी हैं, दोनों वैल्यूज को पुट करके और हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर इससे आ जाएगा। काफी आसान सा ये सवाल है। इसके बाद फाइनली हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अ टैंक हैज होल एट बॉटम, द एरिया ऑफ होल इज 500 millimeter square, the tank is filled with water up to height h, the water comes out through hole with speed 30 centimeter per second, area of cross section of tank is 750 centimeter square, then the rate of change at height h of water level in tank is, okay, हमें ये dh/dt कैलकुलेट करना है। जिस रेट से वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा होगा वो हमें रेट पता करनी है। तो इसमें भी आसान सा सवाल है, इसमें भी हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज कर सकते हैं। a1v1 इक्वल्स टू a2v2, वैल्यूज पुट करनी है। a1v1 जो है इस पूरे कंटेनर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए लिख लेते हैं। तो पहला जो एरिया दे रखा है हमें वो दे रखा है 750, v1 का मतलब हो जाएगा dh/dt, तो यहाँ पे हमें dh/dt लिखना है, ये dh/dt इक्वल्स टू A2 मतलब होल का एरिया होगा, और होल का एरिया जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 500 millimeter स्क्वायर, तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि बाकी का डेटा भी सेंटीमीटर में चल रहा है। तो ये हो जाएगा 500 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया अपने पास में सेंटीमीटर स्क्वायर में। और इनटू V2 का मतलब कितनी स्पीड से यहाँ से लिक्विड जो है वो निकल रहा है, तो यहाँ पे इसने पूछा है, तो वो जो लिक्विड निकल रहा है वो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड से निकल रहा है, वो भी हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। तो जस्ट हमने इक्वेशन यूज की है, a1v1 इक्वल्स टू a2v2, एरिया पूरे कंटेनर का 750 है, v1 हमें यानी dh/dt फाइंड करना है, और a2 जो है वो होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो में दरकार 500 मिलीमीटर स्क्वायर, उसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, और वहां से जितनी स्पीड से लिक्विड निकल रहा है वो हमें दरकार 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो काफ़ी आसान से इसकी कैलकुलेशन भी है, तो यहाँ से इजीली हम dh/dt को कैलकुलेट करके और अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो फ्लूइड का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा सवाल है।